Hi, my name is Sayyam and I hope that all of you are doing well. मैंने अभी अभी अपनी 10th के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म किए और मैं अपनी तबला क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप कि आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा ही बेनिफिट मिल रहा हो तो इसे औरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। बाय। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूँ राखी वर्मा और मैं हूँ भूषण वर्मा एंड वी आर प्राउड पेरेंट्स ऑफ संयम and we are also founders of Learning to Life. Learning to Life is a learning platform which is specifically created to support children with learning difficulties. संयम has just completed his 10th board exams और आजकल ये बहुत मस्ती कर रहा है, छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। तो संयम, आप सब लोगों को कुछ बोलना चाहते हो? अभी मैं अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम कुछ दिनों में जिम कॉर्बेट भी जाएंगे और फिर उसके बाद मैं स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन करूँगा। मैंने 11th में कॉमर्स ऑप्ट किया है। उस फील्ड में मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कॉमर्स फील्ड में, फाइनेंस से रिलेटेड। छुट्टियों में अभी मैं तबला प्रैक्टिस भी करूँगा और स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन करूँगा। अंश के साथ थोड़ी मस्ती भी करूँगा। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। आप में से अक्सर बहुत से पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि संयम की ओवरऑल जर्नी कैसी रही, कब कब उसने माइलस्टोन्स अचीव किए, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे चैलेंजेस हमारे सामने आए और कैसे हम उसे फेस करते गए। तो अपने पूरे 16 साल की जर्नी इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये जो जर्नी उतार चढ़ाव से भरी हुई है और हमारा ऑब्जेक्टिव इसको आपके साथ शेयर करने का सिर्फ यही है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता पाए कि हम भी आप ही की तरह नॉर्मल से कपल हैं और कैसे हमने ये चैलेंजेस जब हमारे सामने आए तो उन्हें फेस किया, कैसे संयम ने मेहनत की आगे बढ़ने में, कैसे बाकी लोगों का सपोर्ट हमें धीरे धीरे मिलता गया और कैसे हमने अपने रास्ते खुद बनाए। क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हम डिटेल में इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम संयम की जर्नी के इनिशियल फ्यू इयर्स के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जर्नी थोड़ी सी इमोशनल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस स्पेसेस से गुजरे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने बच्चे के साथ काम किया, वो हमारे लिए काफी ओवरवेलमिंग था। तो इसीलिए आप भी जब इस वीडियो को देखें तो उसके साथ हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, शायद आपको भी थोड़ी मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ अगर उसमें से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लेकर अपने बच्चों के साथ काम करें और उन्हें मेन स्ट्रीम कर पाए तो हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो जाता है। 12 December 2007 was the day when Sayyam came into our life. I still remember जब इतना सा था सयम, छोटा सा, उसको पहली बारी हमने गोद में लिया था, उसको देखा था पहली बारी। It was the most precious moment of our life. धीरे धीरे करके संयम ने ग्रो करना शुरू किया। उसके सारे माइलस्टोन्स अपनी एज के हिसाब से बढ़िया जा रहे थे। ही स्टार्टेड गिविंग आई कांटेक्ट, सोशल स्माइल देता था प्यारी सी, उसके डिम्पल पड़ता था, इतना क्यूट सा, अभी भी पड़ता है। ही स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन टाइम, ही स्टार्टेड बैबलिंग ऑन टाइम। धीरे धीरे करके जब वो 11 महीने का हुआ अप्रॉक्सीमेटली, तब तक वो चीज़ों को पकड़ के अपने आप से खड़ा भी हो जाता था। एंड वी वर होपिंग कि अब जल्दी संयम चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे थोड़े थोड़े शब्द बोलना शुरू करेगा, हमसे रिलेट करना शुरू करेगा। सो ये जो शुरू का समय था संयम के साथ, जब वो 11 महीने तक का हुआ, इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। वी वर रियली एंजॉइंग आवर पेरेंटहुड। He was there, we were playing with him, he was enjoying our company, we were enjoying his company, but we never knew what's there in the store for us
in near future? संयम जब 11 मंथ्स का हुआ, सडनली ही फेल इल। उसको ब्रीदिंग में इशू हो रहा था, हमें समझ नहीं आया। इनफैक्ट वो काफी रोता रहा, एक दिन काफी ज्यादा रो रहा था। बाय द टाइम वी टुक हिम टू डॉक्टर, तो पता चला कि उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई थी, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो लिप्स भी नीले होने लग गए थे। देन ही वाज गिवन ऑक्सीजन, ही गॉट स्टेबलाइज्ड। वो ब्रोंकाइटिस से रिकवर किया उसने, तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फेक्शन हो गया हॉस्पिटल में ही। एंड आफ्टर दैट इट टुक 7-8 days इन द हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल से संयम वापस आया तो काफी वीक हो गया था, काफी स्लगिश हो गया था, और धीरे धीरे हमें लगा कि इट विल टेक सम टाइम। ऑब्वियसली डॉक्टर आल्सो सजेस्टेड कि अभी बच्चा काफी बीमार है, तो he'll take some time to recover and there is nothing to worry at all. तो हमने उसके बाद संयम का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसका फर्स्ट बर्थडे 12 दिसंबर 2008 में। तब तक फिर संयम पकड़ के खड़ा होता था, उसके फिजिकल माइलस्टोन्स के जैसे थे पहले वहीं पर है। एंड इट टुक हिम सम मोर टाइम, और 1-1.5 महीना लगा जब संयम स्टार्टेड वॉकिंग। तो 13.5 में संयम 13.5 मंथ्स की एज में संयम ने चलना शुरू किया विदाउट सपोर्ट। ये फिजिकली बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था, और कोई इशू नहीं था अभी तक। तो वी वर रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि अभी संयम उसमें अपना जो प्रॉब्लम था उससे रिकवर कर रहा है। फिजिकली ही इज डूइंग वेरी वेल। ग्रेजुअली हमने थोड़ा सा और वेट किया, बिकॉज थोड़ा सा उसकी जो बैबलिंग थी हमने नोटिस किया कि वो डिसअपियर हो गई है, अभी वो बैबलिंग नहीं कर रहा है। वी सडनली नोटिस अराउंड 15 मंथ्स की वो टो वॉकिंग कर रहा है या हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। और एक बड़ी चीज जो हमें बॉदरिंग लगी अराउंड 15-16 मंथ्स वाज कि वो अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था। क्योंकि संयम की ही कजन, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो संयम की कजन श्रेया भी सेम एज की है, 1 महीने का दोनों बच्चों में फर्क है। तो उस मोमेंट पे वो कंपैरिजन हमारे लिए बहुत क्लियर था कि श्रेया वाज रिस्पॉन्डिंग टू हर नेम वेरी वेल, लेकिन संयम अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो ये हमें थोड़ा सा, जब ये कंपैरिजन नजर आता था, दोनों बच्चे सिमिलर एज के थे, 15-16 मंथ्स का, हमें थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट बाकी लोगों ने भी समझाया, 16 इयर्स अगो बहुत लोगों ने समझाया कि जो बॉयज होते हैं वो बोलते लेट है, कभी कभी रिस्पॉन्ड लेट करते हैं, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो क्योंकि आपका पहला बेबी है, इसलिए आपको कुछ नहीं पता, एंड यू शुड जस्ट वेट, वो जल्दी ही बोलने लगेगा। बट 1 year 7 months तक हमने वेट किया, एंड आफ्टर वी स्पोक टू आवर पीडियाट्रिशियन, उन्होंने भी इनफैक्ट यही बोला, देयर इज नथिंग मच टू वरी, मगर अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप प्लीज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से एक बार इवैल्यूएशन करवा लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया दैट बिफोर वी गो टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आप एक बार बच्चे का हियरिंग टेस्ट करवा लीजिए, ताकि हम ये रूल आउट करें कि कोई हियरिंग रिलेटेड इशू तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा है या अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। सो एज पर हिज एडवाइस हमने पहले संयम का बैरा टेस्ट करवाया उसका हियरिंग के लिए, विच केम आउट टू बी नॉर्मल, एंड उसके बाद हम उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास इवैल्यूएशन के लिए लेकर गए। So, जैसे कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, हम संयम को लेके एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने संयम के साथ कुछ टेस्ट्स करे, और टेस्ट की जब रिपोर्ट उन्होंने हमें पकड़ाई तो उसमें मेंशन था दैट योर चाइल्ड फॉल्स अंडर माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिस कॉल्ड ASD। नाउ इनिशियली हमें समझ नहीं आया कि ASD क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट क्या है, बिकॉज इट वाज अ न्यू टर्म फॉर अस। सो ऑटिज्म का A भी हमने उससे पहले कभी सुना नहीं था कि ये होता क्या है। देन शी टोल्ड अस दैट इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चे को बोलने में, चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, एंड उनका इतना बोलना ही था कि हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एंड वी वर लिटरली नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। आवर वर्ल्ड वर कंप्लीटली शैटर्ड। इट वाज समथिंग व्हिच वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा हमारे बच्चे के साथ। एंड इन जस्ट one day when we went for a assessment and a report came and it tells you that your child has an issue, it's not easy.
जब हम लोग उस रिपोर्ट के साथ घर वापस आए तो हम लोग बहुत अलग स्पेसेस में थे। सेम घर में होते हुए भी हम लोग अपनी अपनी दुनिया में जैसे अलग हो गए थे। भूषण वॉज कॉन्स्टेंटली रिसर्चिंग अबाउट कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, ऑटिज्म होता क्या है, मेरे बच्चे को क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड टू आवर चाइल्ड, और हमसे क्या गलती हो गई। एंड आई वाज कंप्लीटली इन द डिनायल मोड, बिकॉज डिनायल एंड डिसबिलीव था मुझे लगता था कि डॉक्टर से शायद कुछ गलती हुई है, डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं और मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। एंड हम दोनों अब बिल्कुल अलग स्पेसेस में होते हुए भी लेकिन अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे और अपनी अपनी दुनिया में अलग से थे। संयम के साथ एज पर डॉक्टर्स एडवाइस प्री स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें एक्चुअली उसके सिटिंग बिहेवियर पर काम होना शुरू हुआ। थेरेपिस्ट ने उसके सिटिंग बिहेवियर, उसको स्पीच आ बा इस तरह की साउंड्स और स्पीच पर एक्चुअली काम करना शुरू किया। मगर संयम उस टाइम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव था, उसके पास मतलब सिटिंग टॉलरेंस 1 मिनट से ज्यादा नहीं थी, तो मोस्टली उसके पीछे या तो हम भागते रहते थे या वो मोस्टली ही वाज शाउटिंग, तो ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन और नॉट गिविंग आई कांटेक्ट ताकि उसके ऊपर काम हो सके अच्छे से। ऑल्दो हम थेरेपिस्ट जो वहाँ पे करवाते थे, हम घर पर आकर भी कोशिश करते थे, वो पूरा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे, मगर अंदर से काफी टूट चुके थे और उस टाइम रिजल्ट्स भी हमें प्री स्पीच के और सिटिंग बिहेवियर में भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ हमने कुछ और सिम्टम्स भी नोट करने शुरू करे संयम में, जैसे कि वो कार्स को, अपनी कार वाले जो टॉयज होते थे उनको उल्टा करके उसके व्हील्स को रोटेट करता था। उसके पास ट्रेन वाले टॉयज थे और बहुत सारे और टॉयज थे, उनको वो लाइन अप करता था, अरेंज करता था। अपनी आईज को बिल्कुल कॉर्नर में ले जाके राउंड राउंड रोटेट करता था, कभी हैंड फ्लैपिंग करता था। उसकी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, वो रात को अननेसेसरीली विदाउट एनी रीज़न रोना शुरू कर देता था, इरिटेट होता था, हेयर पुलिंग करता था। तो ये सारे के सारे रीज़न, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो थे वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे और उसी के साथ साथ हमारी टेंशन, हमारी चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसे करते करते टाइम गुजरता जा रहा था, कुछ महीने और निकल गए और हम दोनों की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रही थी क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे थे, अपने इमोशंस से खुद ही डील कर रहे थे। देयर वर टाइम्स when I was crying but संयम उसको समझ नहीं पाता था and he was laughing and हम इमोशंस से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाता था। and one fine day we both actually held each other's hand and cried and shared our spaces with each other. चाहे मैं कितना भी डिसबिलीफ और डिनायल में रहूं, चाहे भूषण कितना भी रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ और हमारे बच्चे के साथ क्यों हुआ, the situation was literally the same. हमारी जो संयम के साथ जो कंडीशन थी वो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हम लोग दोनों अंदर से टूटते जा रहे थे। एंड वन फाइन डे वी शेयर्ड विद ईच अदर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इमोशनल ट्रॉमा जिससे हम गुजर रहे थे, दैट वाज एक्चुअली ईटिंग अप ऑल द एनर्जी, और हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय था वो, और एक दूसरे का साथ उस टाइम हमें बहुत जरूरी था। तो वी इनफैक्ट दैट डे वी क्राइड अ लॉट और एक दूसरे का से अपनी स्पेसेस शेयर किया, जो कुछ भी मन में था सब भड़ास निकाली, एक दूसरे से बात की। तो उस टाइम हमने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप क्रिएट की और उस फेज को एक्सेप्ट किया कि हमारे बच्चे के साथ ये कंडीशन है। अब हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो पाए और अपने बच्चे के साथ उस सपोर्ट और उस फर्मनेस और उस स्ट्रॉन्गनेस के साथ काम कर सके ताकि इस सिचुएशन को हम ज्यादा बेहतरी के साथ डील कर पाए।
उस दिन हम लोगों ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा, वो ये कि अगर कोई भी सिचुएशन है लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में एकजुट होकर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। एंड दैट वाज हैपनिंग विद अस कि संयम के साथ हम एक्शंस तो ले रहे थे लेकिन हम एकजुट नहीं थे। और जब हम लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सपोर्ट की तरह, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड की तरह अपने बच्चे के लिए खड़े हुए, उस पॉइंट से हमारी जर्नी चेंज होना शुरू हो गई। हमारी जर्नी में अलग तरीके का टर्न आना शुरू हुआ, क्योंकि उस दिन से हम लोग सिर्फ वही नहीं कर रहे थे जो थेरेपिस्ट बोल रहे थे। इनफैक्ट हम लोग उस दिन से सोचने लगे कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये चैलेंज दिया है तो इस चैलेंज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट मोर कैन बी डन, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ अपने बच्चे के साथ जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। और हम कुछ भी करने के लिए उस समय तैयार हो गए जिससे भी हमारे बच्चे में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ सकता है। हमने एक चीज जो सबसे ज्यादा उस टाइम हमें बॉदरिंग लगती थी और जो हर पेरेंट का सपना होता है कि कब उसका अब हमारा बच्चा हमें अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करेगा या हमें मम्मी पापा कहकर बुलाएगा। संयम बीइंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, हमारा बच्चा 2.5 साल का हो गया था, लेकिन मम्मी पापा बोलना तो दूर, हमें वो पहचानता भी नहीं था। मम्मी पापा हैं तो सोशल स्माइल दे या मम्मी पापा के पास हक करे, बल्कि वो इग्नोरेंट था और ना तो उसे डेंजर का फीलिंग होती थी। वो कहीं भी भाग जाता था, किसी के पास रोड पे भी चला जाता था, किसी के पास भी चला जाता था इनफैक्ट। और वो जो आइडेंटिफिकेशन होती है, मम्मी पापा वाली फीलिंग होती है कि मम्मी पापा को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, हमें वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया था। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी वरी थी। तो उसके लिए देन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज। और भूषण बीइंग एन एनिमेटर, हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी वहां पे यूज की। संयम उस टाइम पर टीवी, क्योंकि वो बहुत रातों तक सोता नहीं था, मतलब इनफैक्ट कभी कभी सुबह 5 बजे सो रहा है, पूरी रात वो रोता रहा है या भागता रहा है। तो उस टाइम पर एक टीवी चैनल होता था जिसमें वो सॉन्ग्स सुनता था, 9XM करके होता था, तो उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और क्योंकि हम बहुत थक जाते थे, बहुत दोनों वर्किंग थे और पूरा दिन उसके साथ काम करने का, पूरी रात जब वो रोता रहता था और भागता रहता था, तब हम 9XM प्ले कर देते थे, जिससे वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखता था और उस टाइम शांत हो जाता था। तो दैट वाज लाइक अ ब्रीदर फॉर अस। वहां से हमने एक एक्सपेरिमेंट किया संयम के साथ। उस टाइम पर स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास, तो हमने अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए और उसे टीवी पर प्ले किया, जिसमें हम संयम का नाम ले रहे थे। और जब हमने उन वीडियोस में जो टीवी पर प्ले किए और उसमें संयम संयम करके बुलाया, तो संयम रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। उसने पलट के देखा उस टीवी की तरफ जिसमें उसका नाम लिया जा रहा था। एंड दैट वाज द मोमेंट जब हमें लगा कि जो काम हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चे को कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार सिखाने की कि उसका नाम संयम है, ये मम्मा है, ये पापा है, वो और उसमें बार बार सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उसकी इस कैपेसिटी को यूज करें, ऑडियो विजुअल लर्निंग की कैपेसिटी को यूज करें और वहां से उसे कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करें जो हम उसे एक्चुअली सिखाना चाहते हैं। जैसे उसका नाम संयम है, ये मम्मा है, ये पापा है, तो हम संयम को पहले बुलाते थे और उसके बाद ये दिस इज मम्मा, दिस इज, और भूषण का वीडियो आता था, भूषण बोलते थे दिस इज पापा। और फिर हम ग्रेजुअली टीवी को म्यूट करके उसके आगे खड़े हो जाते थे और उसके बाद मैं अपनी वॉइस में संयम बुलाती थी और संयम रिस्पॉन्ड करता था, देखता था। ऑल्दो टीवी की तरफ आई कांटेक्ट मेरी तरफ नहीं देता था, टीवी की तरफ देता था, लेकिन अपने नाम पर हमने देखा कि वही चीज अब फिजिकली हो रही है, तो उसकी एक तरह से ट्यूनिंग बनती जा रही थी अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करने की। ग्रेजुअली हमने एक कार्डबोर्ड के ऊपर अपनी पिक्चर्स पेस्ट करके और बाकी फैमिली मेंबर्स, दादी, ताऊजी, ताईजी, इन सब की पिक्चर्स भी पेस्ट करके संयम को ग्रेजुअली फिंगर पॉइंट करके सिखाना शुरू किया। दिस इज मम्मा, दिस इज पापा, दिस इज दादी। और इस तरह से फिंगर पॉइंट करके संयम को धीरे धीरे जब हम ये
बताने लगे, रिपीटेडली हम ये चीज उसके साथ रोज करते थे कि दिस इज मम्मा, दिस इज मम्मा, दिस इज पापा, दिस इज पापा। तो बार बार एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते थे। ऑडियो विजुअली इसी उसको किया ताकि वो ग्रास्प करना शुरू करे, आई कांटेक्ट पे वहां पे देखे, फिर उसी चीज को फ्लैश कार्ड पे और उसी चीज को हम लाइव कराने लगे। तो ग्रेजुअली कुछ टाइम की कोशिशों के बाद जब हम संयम बोलता तो नहीं था बट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3 साल का था जब वो, तो हम जब उससे पूछते थे वेयर इज मम्मा, फिंगर पॉइंट करके मम्मा मम्मा, तो वो धीरे धीरे उन फ्लैश कार्ड्स पे पॉइंट आउट करने लगा कि दिस इज मम्मा। एंड हमें वहां से एक उम्मीद नजर आई कि हम अपने बच्चे को इस तरीके से भी सिखा सकते हैं। So when we noticed कि संयम ने नेम रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप्स को समझने का कॉन्सेप्ट इस टेक्निक के थ्रू अच्छे से समझा है, दिस गेव अस द आइडिया, दिस गेव अस द कॉन्फिडेंस टू क्रिएट मोर सच गेम्स, कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल गेम्स बनाने का जिससे हम एज अप्रोप्रिएट प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स संयम को सिखा सकें। This gave me an opportunity to invest all the knowledge that I learned in my animation career, my e-learning career of a decade, to put all that experience into creating something जो कि हमारे बच्चे को concept समझने में मदद कर सके। And we started creating some age-appropriate pre-primary content, जिससे कि संयम बहुत छोटे छोटे से important concept समझना शुरू करे, जैसे दिन और रात क्या होता है, expressions क्या होते हैं, emotions क्या होते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट होता है, बॉडी पार्ट्स के बारे में समझे, बिग स्मॉल इन आउट, ये सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने उन मॉड्यूल्स के थ्रू बनाना शुरू किया एंड संयम के साथ ट्राई करना शुरू किया। एज एक्सपेक्टेड संयम turned out to be an audiovisual learner and he started responding to those concepts and started learning those concepts of colors, shapes, many concepts of those kinds. We have compiled all these learning modules that we created for Sayam into a learning platform which is called Learning to Life. आप अपने बच्चे के लिए भी Learning to Life tool को जरूर एक्सप्लोर करें. You can find it at www.learningtolife.com. धीरे धीरे संयम पॉइंट आउट करने लगा चीजें फ्लैश कार्ड्स पर और पिक्चर्स पर पॉइंट आउट करके कभी कभी हमें बताता था। अगर जब हम पूछते थे मम्मा कौन है, पापा कौन है, बॉल, तो इस तरीके से वो बता रहा था। बट रोड टू सक्सेस वाज नॉट इजी। इस जर्नी में हमें बहुत कम लोग मिले जो पॉजिटिव होप्स देते थे और काफी लोग मिले जो इनफैक्ट हमें ये भी बताते थे कि ये बच्चा आगे नहीं बोल पाएगा, ज्यादा समझ नहीं पाएगा, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए लेकिन कुछ खास बेटरमेंट नहीं होने वाली। मगर उस हर एक नेगेटिव कमेंट, हर एक नेगेटिव बात जब भी कोई हमारे बच्चे के लिए बोलता था, हम लोग और फर्म होते जाते थे अपने बिलीफ में कि हमें अपने बच्चे के साथ और काम करना है और किसी और को हमने ये हक नहीं दिया कि वो हमारे बच्चे के लिए डिसाइड करेगा कि क्या किस तरह की जिंदगी वो जीने वाला है या क्या उसकी लाइफ में होने वाला है। एंड दैट गेव अस इवन मोर स्ट्रेंथ एंड करेज टू फाइट द होल वर्ल्ड। और उसके बाद हमने जो भी पॉसिबल था अपने बच्चे के साथ काम किया, एक साथ मिलजुल कर। वी बोथ वर वर्किंग एट दैट टाइम। तो कभी भूषण ऑफिस से ऑफ लेकर संयम को थेरेपीज के लिए लेकर जाते थे, कभी मैं छुट्टी लेकर थेरेपीज के लिए लेके जाती थी। इवनिंग में आकर जब मैं किचन में बिजी होती थी, भूषण संयम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, उसके साथ बातें करते थे, उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कभी राइम्स, मस्ती कर रहे होते थे उसके साथ में। और जब मैं फ्री होती थी तब मैं उसके साथ में काम करती थी, मसाजेस करती थी, बातें करती थी। और उसके साथ साथ एक चीज जो हम संयम से सीख रहे थे वो था बहुत सारा पेशेंस। हर दिन एक नया चैलेंज होता था। किसी दिन हमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलती थी, हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि आज किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया है या आज कुछ पॉजिटिव हुआ है। और कुछ दिन होते थे वो काफ़ी लो होते थे, लेकिन हम लोग व्हाट वाज वर्किंग वाज कि हम एक दूसरे के साथ में बात कर रहे होते थे, अपने दुख, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते थे।
और उससे हमें ताकत मिलती थी आगे बढ़ते रहने की। हमें उम्मीद मिलती थी, हमें होप मिलती थी कि जो चीज अभी नहीं हो रही है आगे चल के जरूर होगी। तो इसी माइंडसेट के साथ हमने संयम की फर्दर थेरेपी स्टार्ट की, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन, और धीरे धीरे करके संयम को अगली स्टेज तक ले जाने के लिए तैयार किया। आज के वीडियो में हमने संयम की 3 साल तक की इनिशियल जर्नी के बारे में बात की। आने वाले वीडियो में हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए फर्दर हमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या थेरेपीज हमने की, क्या और एडिशनल एक्टिविटीज या क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से संयम को बेनिफिट मिला, उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिए कि जिस तरह एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को शेप देने के लिए अपने दोनों हाथों को कोऑर्डिनेट करता है और उससे एक खूबसूरत सी चीज बनाता है, उसी तरीके से हमारे बच्चों के फ्यूचर को शेप देने के लिए मदर और फादर दोनों के ही हाथों की जरूरत पड़ेगी, दोनों के ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपने बच्चे के एक बेहतर फ्यूचर के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने हैं, पेशेंस के साथ काम करना है और हार नहीं माननी है, क्योंकि जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आगे के वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, जहां हम संयम की 3 साल के बाद की जर्नी को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।